बच्चों, आज हम कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर्स वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले डाइलेक्ट्रिक्स और कंडक्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए, डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर में डिफरेंस क्या है। कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक, एक्चुअल में कंडक्टर में क्या होता है, फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फ्री चार्ज कैरियर्स। ये कंडक्टर के अंदर होते हैं, यानी कि ये चार्ज जो होता है ना, वो इधर उधर ट्रांसफर हो सकता है। जबकि डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं, ये जनरली नॉन कंडक्टर को बोलते हैं, नॉन कंडक्टर। इनके अंदर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री चार्ज, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और नो फ्री चार्ज, नो फ्री चार्ज। होता क्या है कि जब आप कंडक्टर को कोई भी ऐसी पोजीशन में रखते हैं, कोई भी ऐसी सिचुएशन में रखते हैं कि उसके अंदर जो फ्री मूविंग चार्ज कैरियर्स हैं, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन पर अगर थोड़ा बहुत भी फोर्स लगता है ना, तो वो अपनी पोजीशन बदल करके उस फोर्स को नलीफाई करने की ट्राई कर लेते हैं। लेकिन डाइलेक्ट्रिक्स में ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि वहां पर फ्री नहीं होते, मूवमेंट के लिए नहीं होते हैं चार्ज। तो देखिए क्या होगा कि जैसे मान लो मेरे इस बोर्ड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सपोज ऐसे है, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, करेक्ट। ये डायरेक्शन, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है। मान लो मेरे पास ये एक कंडक्टर स्फीयर है, कंडक्टर है साहब, है ना। अब ये कंडक्टर का बना हुआ है। अभी मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर रख रखा है। पहले बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, एक एक शब्द को। मैंने अभी इस कंडक्टर को या मेटल को या कॉपर को, एल्यूमिनियम जो भी है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर रख रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर रख रखा है तो ठीक है, एज यूजुअल जैसा होता है वैसा है। अब मैं इसको उठा करके इलेक्ट्रिक फील्ड में डालूंगा। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते ही क्या घटना घटित होती है, इसके अंदर क्या इंसिडेंस होता है, तो वो देखिए क्या होता है। एक्चुअली क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इसके अंदर काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इधर उधर इधर उधर मत पूछो किधर किधर, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही जो है ना प्रोटॉन होते हैं, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, टोटल चार्ज 0 होता है। अब हुआ क्या कि इसको मैंने यहां उठा के रख दिया कंडक्टर को। अब इस कंडक्टर में क्या होने वाला है कि जो इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज है वो सारा इधर की तरफ कलेक्ट होने लगता है अपने आप। तो सारा नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ कलेक्ट होने लगता है। अब पॉजिटिव चार्ज इधर कलेक्ट होने लगता है। अच्छा, अब एज ए रिजल्ट क्या होता है, देखिए रिजल्ट मैं समझाता हूं होता क्या है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला है, बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिल्कुल। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये जो पॉजिटिव हुआ है और ये जो नेगेटिव हुआ है, उसके कारण अंदर डेवलप हो जाता है। कुल मिला के इस कंडक्टर के अंदर होता क्या है, बेसिकली दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड तो ओरिजिनल है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण होता है। ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड becomes equal to एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल। तो होता क्या है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंडक्टर के अंदर, ये तब तक होता रहता है, ये तब तक होता रहता है, उस एक्सटेंट तक होता रहता है जब तक कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और प्रॉपर इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम प्रॉपर इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं, ये इंड्यूस्ड है, दोनों इक्वल अपोजिट ना हो जाए। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, अंदर 0 होता है हमेशा हमेशा। तो फंडामेंटल कंसेप्ट को पकड़ने की कोशिश करो कि अगर मान लो
यहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैं यहां पर एक क्यूब रख दूं जो कि क्यूब मेड अप ऑफ मटेरियल, सॉरी मेटल है, मेटल मतलब कॉपर, एल्यूमिनियम, फेरस, आयरन, या मतलब जो है ना अपना क्या बोलते हैं सिल्वर, कुछ भी है। अब आपने यहां रख दिया तो पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर है उतना का उतना इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर प्रोड्यूस होता है, और इसलिए प्रोड्यूस होता है क्योंकि इधर नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाते हैं और इधर पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाते हैं, और अल्टीमेटली ये कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता रहता है, और तब तक होता रहता है जब तक कि अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर नहीं हो जाता और नेट जीरो नहीं हो जाता, बस तब तक चलता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो होता है ये सारा कार्यक्रम स्टॉप हो जाता है, फिर कुछ नहीं होता, बस खत्म काम। तो इसलिए हम कहते हैं कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है, अंदर हर हालत में जीरो होता है ना। अच्छा, अब सवाल ये उठता है ये कितना टाइम लगता है इस प्रोसेस में, कि जैसे हमने एक क्यूब को या मेटल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड रखने के बाद में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर इधर उधर आते जाते हैं, इसमें कितना टाइम लगता है? इसमें बहुत ही कम टाइम लगता है। आपको बताऊं नैनो सेकंड्स, पिको सेकंड्स के बराबर टाइम लगता है, यानी इंस्टेंटली हो जाता है फटाक से, जैसे ही आपने रखा रखते ही जीरो आ जाता है, आपको पता भी नहीं लगता, बहुत कम टाइम, लेकिन टाइम जरूर लगता है, ऐसा नहीं जीरो टाइम लगता है, कुछ टाइम जरूर लगता है ना। हाँ, तो अब बात ये हो गई, अब अपन बात करते हैं डाई इलेक्ट्रिक की। डाई इलेक्ट्रिक में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं जनरली। अच्छा, अब ये जो इंसुलेटर्स जो होते हैं ना, इन इंसुलेटर्स की खास बात ये होती है कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब मॉलिक्यूल तो साहब हर मटेरियल में होते हैं, मॉलिक्यूल तो होते ही है ना हर मटेरियल में। तो इंसुलेटर्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, एक तो पोलर और एक नॉन पोलर। जो पोलर होते हैं उनमें तो क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स बने हुए होते हैं। तो अगर मान लो पोलर है तब इसमें नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स बने होते हैं ना, ऐसे मतलब पोलर होते हैं ये। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव एट रैंडम बने हुए होते हैं सब जगह, एट रैंडम मतलब कोई कभी इधर नेगेटिव, कभी इधर कोई पॉजिटिव, यानी कि ये सब रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी डाइलेक्ट्रिक के अंदर। मॉलिक्यूल्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस से मिलकर के मॉलिक्यूल बनता है, करेक्ट। वो जो मॉलिक्यूल बनता है ना उसके अंदर ये जो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं ये रैंडम डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, कुछ पॉजिटिव इधर होते हैं, कुछ नेगेटिव इधर होते हैं। कुल मिलाकर के जो नेट पॉजिटिव नेगेटिव का रिजल्ट आता है ना वो जीरो आता है। आप बात को समझने की कोशिश करें, है ना। कोई पॉजिटिव नेगेटिव इधर, कोई पॉजिटिव नेगेटिव इधर, ये सब उल्टे पुल्टे होते हैं, मतलब कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। कभी ये फिक्स यहाँ नेगेटिव आ गया, थोड़ी देर ये प्लस माइनस हुआ ना इधर, तो यहां कहीं जाकर के फिर इधर माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये जो पोलर मटेरियल्स होते हैं, जो पोलर इंसुलेटर्स होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, तो इन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स the net electric dipole is zero in random position, मतलब अभी रैंडम है। जैसे अभी मान लो मेरे पास में ये एक सपोज कुछ रिमोट पड़ा है एसी का, अब मेरे हाथ में है ये क्या प्लास्टिक का बना हुआ है, प्लास्टिक का बना हुआ है तो नॉन कंडक्टर है ना, डाइलेक्ट्रिक है। इसके अंदर हो सकता है पोलर हो, है ना, पोलर मॉलिक्यूल्स हो। अब ये पोलर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर है, तो अभी की जो सिचुएशन है वो ये है कि कोई पोलर मॉलिक्यूल इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, एट रैंडम सब डायरेक्शंस में पड़े हैं, तो नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जीरो है। अब अगर मैं इसको उठा करके किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं,
तो देखो क्या घटना घटित होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही ये जाता है तो जाते ही जितना इसमें दम होता है, जितनी इसकी कैपेसिटी होती है, उतनी ट्राई करता है अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बैलेंस करने की, इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने आप को जमाने की कोशिश करता है ना। हर मटेरियल कोशिश करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जैसे ही इसको डाला तो ये जो इधर उधर के रैंडम पड़े हुए थे ना, कभी नेगेटिव इधर, कभी पॉजिटिव इधर, कभी पॉजिटिव इधर, कभी नेगेटिव इधर, कभी पॉजिटिव इधर, कभी नेगेटिव इधर, उल्टे पुल्टे जमे हुए पड़े थे, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाते ही बैलेंस होने की कोशिश करते हैं, बैलेंस होने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है कि नेगेटिव वाला जो है ना वो इस साइड में और पॉजिटिव वाला इस साइड में बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सब एक डायरेक्शन में अरेंज होने की ट्राई करते हैं। कितने अरेंज हो पाते हैं वो उसके कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, वो मटेरियल के अंदर के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। जैसे अगर आप डायमंड को डाल दो तो डायमंड में बड़ी मुश्किल से अरेंजमेंट होता है, तो अंदर बड़े मुश्किल से मतलब कि उसके मॉलिक्यूल्स इधर उधर हिल पाते हैं, है ना। अलग अलग मटेरियल की वो क्वालिटी है कि, लेकिन एक बात है कि ये इसी तरह से जमेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लस वाले जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट माइनस वाले होंगे। ध्यान से सुनिए मेरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लस वाले जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट माइनस वाले जाएंगे। ये पोलर में होगा। अच्छा, नॉन पोलर हो तो, नॉन पोलर का मतलब है कि उसके अंदर किसी प्रकार के आयंस नहीं है, आयंस नहीं, लेकिन मॉलिक्यूल तो है। अब मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के अंदर जो है ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, नेचुरल है ना। तो क्या होगा अगर ये नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर है तो उसमें कोई पोल नहीं है, नॉन पोलर है तो उसमें कोई पोल नहीं है। लेकिन नॉन पोलर में भी साहब अंदर मॉलिक्यूल तो है। अब जब उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, भले वो नॉन पोलर है, भले वो नॉन पोलर है, तो भी उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थोड़े से इधर उधर शिफ्ट हो जाते हैं। यानी कि जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो नॉन पोलर होते हुए भी, है ना, मतलब उसमें कोई पोलरिटी ना होते हुए भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस को थोड़ा बहुत तो अरेंज कर ही देता है, भले ही कम अरेंज करे, भले ही कम अरेंज करे, लेकिन कुछ तो कर ही देता है साहब, छोड़ता तो नहीं है। आखिरकार इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ तो कर ही देता है। जैसे आपको मैं बताऊं, अगर आप कभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में चले जाएं तो उसका इफेक्ट जरूर पड़ता है। जैसे सीटी स्कैन वगैरह करवाते हैं तो उसका इफेक्ट जरूर पड़ता है शरीर के ऊपर। एक बार शरीर के जो है ना सिस्टम सारा उस समय आयनाइज हो जाता है, फिर जैसे ही हम हटते हैं वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। इसी तरीके से जैसे एमआरआई वगैरह होती है, वहां भी शरीर के अंदर बॉडी में मोमेंटरली आयनाइज होता है, उसके बाद हट जाता है। किसी भी चीज में होता है ना। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इस मोबाइल को रख देंगे तो मोबाइल भी उस मोमेंट पर आयनाइज होगा, थोड़ा बहुत होगा। अब ये डिपेंड करेगा कितना आयनाइज होगा, ये डिपेंड करेगा मटेरियल की अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज पर, अपनी प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करेगा। कई मटेरियल बहुत तेजी से हो जाते हैं आयनाइज, और इतने तेज हो जाते हैं, इतने तेज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही हो जाता है। उसको हम कंडक्टर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कंडक्टर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता, देखिए ये आपका कंडक्टर था, कंडक्टर की कहानी यहां थी। हमने कहा था कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है हम कहते हैं कंडक्टर है। कंडक्टर है तो उसमें इतना जबरदस्त अरेंजमेंट है कि नेगेटिव पॉजिटिव एकदम बढ़िया से सेपरेट होकर के हो जाते हैं कि हम इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अब आपका अपोज करेंगे और अंदर के चार्ज जो है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करते हैं और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करते हैं। अपोज करके एक दूसरे के अगेंस्ट होकर टोटल जीरो बना देते हैं, अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को रहना नहीं देता। लेकिन जो पोलर मटेरियल होते हैं वो अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को रहने देते हैं, मतलब 100% जीरो नहीं कर पाते। 100% जीरो कम तो वो भी करते हैं, अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी नहीं चाहता है कम तो वो भी करते हैं लेकिन थोड़ा उतना नहीं कर पाते। और जो ये होते हैं नॉन पोलर, ये भी थोड़ा कम करते हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे अगेंस्ट जोरदार अपोजिट मेटल के अंदर होता है, उससे कम पोलर में होता है, उससे भी कम नॉन पोलर में होता है। अब आपको मैं यहां पर एक बात बताना चाहता हूं। चलो ये कोई सा भी मटेरियल है, कोई सा मटेरियल है, अगर ये जीरो है इस समय, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा है और ये मटेरियल है नो इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना।
अब इसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है ना, P इक्वल टू नेट डाइपोल मोमेंट, यानी कोई डाइपोल वगैरह अभी बने हुए नहीं है, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है। जीरो होने का कारण है कि डाइपोल मोमेंट इधर उधर रैंडम पड़े हुए हैं, रैंडमली पड़े हुए हैं। अब हम इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं, तो आप इसको लिखेंगे कि एज सून एज वी ब्रिंग अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, then under the electric field the internal electric dipole moments get rearranged। तो देखो अभी तो इसमें जो है ना, इस समय जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं था तब ये सारे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। कोई डाइपोल मोमेंट इधर, कोई डाइपोल मोमेंट इधर, कोई डाइपोल मोमेंट उधर, कोई डाइपोल मोमेंट इधर, कोई इधर, मत पूछो किधर किधर, मत पूछो किधर किधर, कोई इधर, कोई उधर, कोई उधर, कोई इधर, टोटल जीरो, टोटल जीरो। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अंदर होते जरूर है, हर मटेरियल में होते हैं, है ना, लेकिन जैसे उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं ये डाइपोल मोमेंट अरेंज होने लग जाते हैं, नेगेटिव इधर और पॉजिटिव इधर अरेंज होने लग जाते हैं, ये सारे डाइपोल मोमेंट अरेंज होने लग जाते हैं। अब ये डिपेंड करेगा ये कितना अरेंजमेंट होगा, ये डिपेंड करता है कि अंदर का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो कितना स्ट्रॉन्ग या कितना लचीला है, कितना सॉफ्ट मटेरियल है। सॉफ्ट मटेरियल ज्यादा अरेंज हो जाएगा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग मटेरियल है तो कम अरेंज हो पाएगा, कम अरेंज हो पाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम आएगा अंदर, तो फिर वो इंडक्शन इफेक्ट कम होगा, कम होगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में उतनी कमी नहीं आएगी जितनी की आनी चाहिए, राइट। अब देखो यहां पर जब ये आता है तो मैं इसको कहूंगा कि व्हेन एनी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल when any dielectric material is placed in an electric field, then internal when any dielectric material is placed in an electric field, then internal dipole momenta, आज ध्यान दीजिए, when any dielectric material is placed in an electric field, then internal dipole momenta get arranged in the direction of E vector, so that a final and resultant, final or resultant electric dipole moment gets induced in the material, है ना। अब देखो सपोज ये एक मटेरियल है ना, तो अब ये मटेरियल है इनिशियली व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो P आपका है नेट जीरो, P नेट है आपका जीरो, ये इनिशियली हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट, अब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो यहां पर आपका सीन ऐसा है, ये इस तरह का सीन है। एक मिनट, यहां पर अब जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो यहां नेट कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, है ना, कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट इसके अंदर आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से होगा। अब ये जो नेट पैदा हो जाएगा ना, इसे कहेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। तो P वेक्टर इंड्यूस्ड, ये आएगा इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। इसकी डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है, नेट इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। अब एक बात ध्यान दो, नेट इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट under the
अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान दो, नेट इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन एक टर्म बनाई है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड टर्म है पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इसको कहते हैं। तो ध्यान दो, कैपिटल पी इलेक्ट्रिक, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इसको कहते हैं। अब आप थोड़ा समझने की कोशिश करो बेटा, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का मतलब, जैसे मान लो मेरे पास ये कोई मटेरियल है, इसके अंदर इस समय कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा है तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा है तो सब कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर डाइपोल मोमेंट पड़े अंदर, सबका नेट इफेक्ट जीरो है ना। अब हम क्या करते हैं कि इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो डाइपोल मोमेंट है वो अरेंज होने लग जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो एक नेट डाइपोल मोमेंट हो जाता है। अब मैं इसको कहूंगा इट इज इक्वल टू इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय द वॉल्यूम, डिवाइड बाय द वॉल्यूम, बस पर यूनिट वॉल्यूम, इसको पोलराइजेशन बोलेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कैपिटल पीई, इसे हम बोलेंगे पी वेक्टर अपॉन वॉल्यूम, इसकी भी डायरेक्शन होगी। अब ये आपका इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होगा, करेक्ट। दिस इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन is directly proportional to, this electric polarization is directly proportional to the external electric field, बिल्कुल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। देखो बेटा, आपने किसी मटेरियल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंपैक्ट होने वाला है मटेरियल पर वो कितना होगा, वो डिपेंड करेगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड पर। जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना इफेक्ट आएगा भैया, है ना। आप एक बात बताओ, आप रास्ते में जा रहे हो गली में, है ना, अब मान लो गली में आपको एक डॉग मिला, एक डॉग मिल गया गली में, आपको डर लगेगा, बिल्कुल डर लगेगा। 50 मिल गए तो रास्ता रोक करके खड़े हैं, आपको जाने नहीं देंगे। फिर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को वो उनके अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को अरेंज करना चाहता है। समझिए थोड़ा सा कि जितना स्ट्रॉन्गनेस होगा उतना प्रोपोर्शन होगा। तो देखो हम कहेंगे कि P इलेक्ट्रिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E वेक्टर, करेक्ट। इसको अब हम कहेंगे P इलेक्ट्रिक इज, इसको हम कहते हैं psi E, है ना, या XE बोल दो आप, XE बोल दो। ये जो XE है ना, इस तरह से जो लिख देते हैं हम, ऐसे लिखने का स्टाइल है और कुछ नहीं है ना, सारी बुक्स में ऐसे ही लिख रखा है। इसको कहते हैं ये, इसे कहते हैं बेटा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, राइट। हम इसके बारे में और भी बातें करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो है इसके बारे में बातें हम कैपेसिटर वाले चैप्टर में करेंगे। अभी हम कैपेसिटर पढ़ाएंगे आपको। तो ध्यान दीजिए क्या होगा। अब मैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी की यूनिट के बारे में बात कर रहा हूं। तो देखिए पीई जो है वो P अपॉन वॉल्यूम है। अब देखो P जो है ना आपका डायपोल मोमेंट, इसकी यूनिट होती है कूलॉम इनटू मीटर, इसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब वॉल्यूम की। तो ये आ जाएगा कूलॉम अपॉन मीटर स्क्वायर, करेक्ट। ये तो आपका पी आ गया, बिल्कुल। P आपका डायपोल मोमेंट कूलॉम इनटू मीटर अपॉन मीटर क्यूब, ये कूलॉम अपॉन मीटर स्क्वायर आ गया। ये डायपोल इलेक्ट्रिकल डायपोल हो गया। लेकिन अब हमें ससेप्टिबिलिटी की यूनिट चाहिए। देखिए ससेप्टिबिलिटी की यूनिट लिख रहा हूं मैं, Pe अपॉन
ई। तो जरा चेक करना, कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर, ये तो एक हो गया। जरा इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बताना। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वोल्ट अपॉन मीटर। हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वोल्ट अपॉन मीटर। तो देखिए क्या आएगा, ये वोल्ट अपॉन मीटर लिखेंगे तो जरा चेक करना, मीटर से मीटर कट गया, ये आ गया कूलम, ये आएगा, ये इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। अब ये जो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी की यूनिट आ गई ना, तो ये यूनिट तो ठीक है। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा और करेंगे, लेकिन वो मैं कैपेसिटर पढ़ाते समय करूंगा। कैपेसिटर में एक बार हमें जरूरत पड़ेगी कि हाउ द कैपेसिटेंस चेंजेज, तो उस समय मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल मैं आपका जो है ना कैपेसिटेंस और कैपेसिटर के बारे में थोड़ी बातें करना चाहता हूं। हालांकि हम आज बहुत थोड़ी सी ही बातें करेंगे, अगली बातें कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। देखिए जी, if any material piece is given a charge, if any material piece is given a charge, then some electric potential, if any material piece is given a charge, then some electric potential is produced or created on it। देखो बेटा एक बात है, मान लो ये कोई मटेरियल है, मैंने इसको कोई चार्ज दिया। अब मैंने चार्ज दिया, इसके ऊपर पोटेंशियल V आ गया, तो मैं बताऊं आपको ये Q अपॉन V जो है ना, इसे हम कैपेसिटेंस कहते हैं। इट इज कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस इज व्हाट, रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन वॉल्यूम। कैपेसिटेंस है ना। तो कैपेसिटेंस इज रेशियो ऑफ चार्ज टू वॉल्यूम। अब वोल्टेज, चार्ज टू वोल्टेज, सॉरी पोटेंशियल, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। अब देखो ये C को मैंने कहा चार्ज अपॉन पोटेंशियल, करेक्ट। अब अगर मैं इस V को 1 वोल्ट बोल दूं, इफ V इज 1 वोल्ट, तो बताओ C कितना होगा? C फिर चार्ज के बराबर होगा। इसका मतलब मैं पता है क्या बोलूंगा? इसका मतलब मैं ये बोलूंगा कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस of any material piece can be defined as the amount of charge to produce or raise the voltage of 1 volt। ठीक है ना। अब जैसे मान लो ये कोई भी मटेरियल है, अब हमने इसको कोई चार्ज दिया, इसके ऊपर अगर मटेरियल का वोल्टेज 1 आ गया तो ये चार्ज ही कैपेसिटर के बराबर है। अच्छा, इसके अलावा इसको डिफाइन इस तरह से भी कर सकते हो कि जैसे ये मान लो कोई है, इसके ऊपर ऑलरेडी मान लो 10 वोल्ट है, करेक्ट। अब आप इसको 11 वोल्ट करना चाहते हैं, 1 वोल्ट बढ़ाना चाहते हैं, 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए इस पर चार्ज देना पड़ेगा। जितना भी चार्ज दोगे आप 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए, वही उसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी। तो देखिए कैपेसिटेंस को मैं 2 तरह से डिफाइन कर सकता हूं, Q अपॉन V या फिर डेल्टा Q अपॉन डेल्टा V, दोनों एक ही बात है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा V। अब आप यहां पर ध्यान देंगे ना, तो C इक्वल टू Q अपॉन V तो आ गया है, V इक्वल टू 1 वोल्ट हो या डेल्टा V इक्वल टू 1 वोल्ट हो, एक ही बात। तो आप कहेंगे
कि C इक्वल टू आपका जो है ना Q आ जाएगा या डेल्टा Q आ जाएगा, राइट। ये चार्ज के बराबर हो जाएगा। अब आप देखो C की यूनिट क्या है। C की जो यूनिट है ना बेटा, ये है Q अपॉन V। इस Q को कहते हैं कूलॉम, Q को कहते हैं कूलॉम, और V को क्या कहते हैं? V को कहते हैं वोल्ट। इसे कहते हैं फैराड, इसे कहते हैं फैराड। कूलॉम अपॉन वोल्ट को फैराड कहते हैं। अब इसकी डायमेंशंस की बातें भी मैं कर लूं जरा। देखो डायमेंशंस की बातें मैं कर रहा हूं। कूलॉम को कहते हैं A1T1, A1T1 ये कूलॉम है, A1T1 कहते हैं। वोल्ट को क्या कहते हैं? वोल्ट को कहते हैं वर्क अपॉन चार्ज। थोड़ा आप डायमेंशंस पर ध्यान दें, वर्क अपॉन चार्ज। तो ये फैराड है A1T1। वर्क है आपका M1L2T-2 और चार्ज है आपका फिर A1T1। यानी कि आपका जो कैपेसिटेंस है ना, इसकी डायमेंशन आ गई है M-1L-2T4 ये आपकी डायमेंशन आ गई। ये कैपेसिटेंस है, ये कैपेसिटेंस है, राइट। तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन बड़ी सिंपल हो गई, बड़ी ही सिंपल हो गई। किसी भी मटेरियल को हम 1 वोल्ट पोटेंशियल देना चाहते हैं तो जो अमाउंट रिक्वायर्ड है चार्ज का वही कैपेसिटेंस है, करेक्ट। तो ये डेफिनेशन बड़ी आसान बन गई। अब मैं जरा बात करूंगा कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। मान लीजिए ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर की रेडियस कैपिटल R है और इस पर चार्ज Q है, इस पर वोल्टेज V है। तो देखो बेटे V इक्वल टू क्या होगा? K कैपिटल Q अपॉन R। इसे हम कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R बोलेंगे इसको। तो आपका Q अपॉन V इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसको हम कैपेसिटेंस C बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कैपेसिटेंस C बोलते हैं। ये जो C है ये वैक्यूम के अंदर है, ये C क्या है? वैक्यूम के अंदर है। तो देखिए C कैपेसिटेंस इन प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम, कैपेसिटेंस इन प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम और एयर एक ही बात है ना, इन प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम और एयर। तो कैपेसिटेंस इन प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम और एयर ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R, ठीक है। बट कैपेसिटेंस इन प्रेजेंस ऑफ मटेरियल मीडियम CM, इसको हम CV बोल देते हैं ना, हाँ CM, कैपेसिटेंस इन प्रेजेंस ऑफ सम मटेरियल मीडियम। आप किसी मटेरियल मीडियम में उठा करके इस स्फीयर को रखो तो फिर क्या होगा? कैपेसिटेंस इन प्रेजेंस ऑफ सम मीडियम, इन प्रेजेंस ऑफ सम मटेरियल मीडियम, सम मटेरियल मीडियम। तो क्या होगा बेटा? कैपेसिटेंस इन प्रेजेंस ऑफ सम मटेरियल मीडियम। तो पता है क्या होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसके साथ एक एप्सिलॉन R और कनेक्ट हो जाएगा, ये कैपिटल R आ जाएगा, करेक्ट। अब आप जो है CM अपॉन CV, CM अपॉन CV भाग लगाइए। तो CM अपॉन CV का जब भाग लगाइए एप्सिलॉन R आएगा। देखो CM है आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R और ये है एप्सिलॉन नॉट, अपने आप ही एप्सिलॉन R आ जाएगा। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अब देखो ये ग्रेटर देन 1 होने का मतलब क्या होता है कि C इन मटेरियल विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन C इन वैक्यूम। इसका मतलब अगर आपने किसी टुकड़े को, किसी मटेरियल को, किसी मेटल को अगर आपने वैक्यूम के अंदर रखा है और फिर उसको मटेरियल में डाल दिया तो मटेरियल में उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा आएगी, मटेरियल में उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा आएगी। एक बात। चलिए अब अगली बात जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग,
देखो बेटा सी को हमने कहा प्रोपोर्शनल टू आर, अभी अभी बोला ना सी प्रोपोर्शनल टू आर। देखिए ये रहा प्रोपोर्शनल टू आर, सी प्रोपोर्शनल टू आर, सी प्रोपोर्शनल टू आर। सी प्रोपोर्शनल टू आर का मतलब होता है कि इफ साइज मोर सी विल बी मोर। जितना बड़ा साइज होगा है ना उतना ही उसका कैपेसिटेंस होगा, यानी कि बड़े गोले का कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, छोटे गोले का कैपेसिटेंस कम होगा। अब हमारे सामने समस्या ये आ रही है कि मान लो आपको कैपेसिटेंस बढ़ाने की इच्छा हो रही है, टू इंक्रीज कैपेसिटेंस, टू इंक्रीज कैपेसिटेंस, टू इंक्रीज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे आप? टू इंक्रीज कैपेसिटेंस, टू इंक्रीज कैपेसिटेंस आप साइज बढ़ाएंगे, साइज बढ़ाएंगे। जितना बड़ा साइज का मटेरियल पीस होगा कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा। अब देखो हमारे सामने समस्या खड़ी होती है, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। मान लो ऐसे ही मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई स्फीयर है, मान लीजिए इस स्फीयर की रेडियस जो है ना वो 10 सेंटीमीटर है। कितनी है साहब? 10 सेंटीमीटर। ओके, अब मान लो इस 10 सेंटीमीटर स्फीयर का जो ऐसे ही मान लेते हैं, ऐसे ही ये मान लो कि 1 पिकोफैरेड है, 1 पिकोफैरेड कैपेसिटेंस है 10 सेंटीमीटर रेडियस की, राइट। अब अगर आपको इसको 1 नैनोफैरेड बनाना है, यानी 1000 गुना बढ़ाना है आपको, 1 नैनोफैरेड बनाने की इच्छा है साहब। 1 नैनोफैरेड क्या होता है? 1 नैनोफैरेड होता है 1 नैनोफैरेड, 1 नैनोफैरेड होता है 1 पिकोफैरेड इंटू 1000। इसका मतलब इसकी साइज 1000 गुना बढ़ाओ, 1000 गुना साइज बढ़ाओ, यानी 100 मीटर करो इसकी रेडियस। ये 10 सेंटीमीटर है, अभी 10 सेंटीमीटर को आप 1000 गुना बढ़ाओ, 1000 गुना बढ़ाइए 10 सेंटीमीटर को, सोचो जरा, तो आपके पास ये 100 मीटर आ जाएगा। अब 100 मीटर का गोला लेके आओ साहब, आपको 1 नैनोफैरेड चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो कंडक्टर की साइज बढ़ाओ या मटेरियल की साइज बढ़ाओ। तो साहब साइज बढ़ा बढ़ा के कैपेसिटेंस बढ़ाते जाओ। तो ये कैपेसिटेंस बढ़ाने का जो तरीका है ना, इट इज वेरी मतलब ऑकवर्ड, बहुत ही अच्छा तरीका थोड़ी ना है। आप एक बात बताओ, मान लो आप टेलीविजन खरीदने के लिए बाजार गए, अब आपके टेलीविजन के अंदर 3 कैपेसिटर लग रहे हैं, एक तो पिकोफैरेड का लग रहा है और एक नैनोफैरेड का लग रहा है और एक मान लो आपके टेलीविजन में जो है ना 10 माइक्रोफैरेड का लग रहा है। ये कैपेसिटर लग रहे हैं साफ टेलीविजन में। अब आपने टेलीविजन खरीद लिया बाजार में से, आ गया घर पे। अब आपके टेलीविजन के साथ साथ में 3 गोले भी आएंगे, क्योंकि 3 कैपेसिटर चाहिए है, तो 3 गोले आएंगे। एक तो 10 सेंटीमीटर रेडियस का गोला आएगा, एक 100 मीटर रेडियस का आएगा। 100 मीटर रेडियस का गोला आने का मतलब आपकी जो कॉलोनी है वो सब मकान सब टूटेंगे, तभी 100 मीटर रेडियस का गोला घुसेगा उसके अंदर, कहां से घुसेगा? इसी तरीके से अब ये वाला तो भैया किलोमीटर में जाएगा, मामला बड़ा गड़बड़ है भैया। इसका मतलब दिस इज नॉट अ गुड मेथड, इट इज नॉट अ फेयर मेथड कि टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस, है ना। तो वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटेंस बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द कंडक्टर, बट इट इज नॉट गुड मेथड, है ना। तो देखिए वी कैन इंक्रीज, थोड़ा ऐसे इसको नोट करिए, वी कैन इंक्रीज कंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, सॉरी, we can increase capacitance by increasing size, है ना। but it is not a proper method। ठीक नहीं है ना ऐसा, मतलब थोड़ा ऐसा लगता है ये मेथड क्या बकवास हो गई है ना। तो देखिए वी कैन इंक्रीज कैपेसिटेंस बाय इंक्रीजिंग साइज, बट इट इज नॉट अ प्रॉपर मेथड। ये एक प्रॉपर मेथड नहीं है, इस ये तरीका नहीं है कोई इंक्रीज करने का कैपेसिटेंस, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कैपेसिटर का बात, कैपेसिटर, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर। देखिए कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर दोनों अलग अलग चीजें हैं। कैपेसिटर है क्या? तो देखिए कैपेसिटर, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर,
इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट, इज एन अरेंजमेंट, एन अरेंजमेंट, इज एन अरेंजमेंट. Electrical capacitor is an arrangement to increase capacitance many times, many times, capacitance many times, बहुत जबरदस्त इंक्रीज हो जाता है साहब, times, without increasing the size of conductor, without increasing the size of conductor. ये कैसे होता है? यानी कि एक कंडक्टर है, हम उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस बढ़ाना चाहते हैं 100 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना, लाख गुना, बहुत बढ़ा देंगे, बड़ा कर देंगे, लेकिन बड़ा करेंगे तो साइज नहीं बढ़ाएंगे, बिना साइज बढ़ाए बड़ा करेंगे, बिना साइज बढ़ाए हम कैपेसिटेंस बढ़ाएंगे, इसी का नाम कैपेसिटर है. तो कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर जो है ना, एक तरीके से एक साइंटिफिक अरेंजमेंट है. कैपेसिटर जो है ये एक साइंटिफिक अरेंजमेंट है, एक व्यवस्था है, एक प्लान है, एक जुगाड़ है, एक मेथड है कि हम कुछ ऐसा कमाल करने वाले हैं जिससे कि कंडक्टर का साइज बढ़ाए बिना ही कैपेसिटेंस कोई गुना बढ़ जाएगा और हमारे को मजे आ जाएंगे, है ना. फिर हमारा जो टेलीविजन हम खरीदेंगे उसमें कैपेसिटर ऐसे लगे हुए होंगे कि आपको दिखाई भी नहीं देगा, है ना. छोटे छोटे कैपेसिटर बन जाएंगे, वो हम आपको कल बताएंगे. तो कल हम आपको कैपेसिटर बनाना सिखाएंगे, हाउ टू मेक कैपेसिटर, ये हम कल सिखाएंगे आपको. ठीक है बेटा, ये कल सिखाएंगे. चलिए, तो आज के लिए काफी है. आप जो है ये आज तक के ये पूरे नोट्स बना लो, है ना. ये कैपेसिटर वाला चैप्टर हमारा इस वीक में पूरा हो जाएगा, बिल्कुल इस वीक में कैपेसिटर वाला चैप्टर पूरा हो जाएगा. उसके बाद हम करंट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, राइट. चलिए जी, नमस्ते.